हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो है एलिमिनेशन मेथड। आज हम सीखेंगे कि यदि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी है तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल 12 बुक का पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है। पहली इक्वेशन यहां पर आपको दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन दी है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहां पर आपको इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और कौन सी मेथड यूज करनी है? एलिमिनेशन मेथड आपको यहां पर यूज करनी है। तो देखो, एलिमिनेशन वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहले हम वो चीज समझते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव। टू रिमूव, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब हटाना, रिमूव करना। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या फिर हम y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यदि x को एलिमिनेट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, और यदि y को एलिमिनेट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, यदि मैं यहां पर x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूं और इस तरीके से करूं कि x एलिमिनेट हो जाए। अभी मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूंगा तो x एलिमिनेट नहीं होगा। यदि मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट कैसे सेम बनाया जाए? तो मैंने क्या किया कि यहां पर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई हमने पहली इक्वेशन में कर दिया और दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8x, 4 2 8, 4 3 12y इक्वल टू 4 8 24। सॉरी, 4 8 32, 2 4 8x, 2 6 12y इक्वल टू 2 7 14। यदि मैं यहां पर पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। x से 8x से 8x वाली टर्म कट जाएगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये पूरा भी कट गया, मतलब इधर बचा 0। और इक्वल टू में क्या आएगा? 12 माइनस 4 8, 18। मतलब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि हम सिर्फ x को एलिमिनेट करना चाहते थे, बट इस वाले क्वेश्चन में x भी एलिमिनेट हो गया और y भी एलिमिनेट हो गया, और फाइनली आपको क्या मिल रहा है? 0 इक्वल टू 18। मतलब हम तो सिर्फ चाहते थे कि x एलिमिनेट हो जाए जिससे कि हमें y की वैल्यू मिल जाए, बट यहां पर क्या हुआ? x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, LHS में आ गया 0 और उसके इक्वल टू में आ रहा है 18। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या 0 18 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x और y की, वो भी एलिमिनेट हो गया पूरा पूरा। तो यदि LHS में 0 आ रहा है या LHS में कुछ वैल्यू आ रही है और RHS में कुछ वैल्यू आ रही है, x और y पूरा पूरा एलिमिनेट हो गया और दोनों तरफ इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उस केस को समझते हैं। और मान लो कि LHS और RHS में दोनों इक्वल वैल्यू आ जाती है, x और y पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाता और LHS और RHS की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल आ जाती, तो वहां पर भी क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते, कोई एक पर्टिकुलर x और y की वैल्यू वहां पर नहीं आती। वहां पर हम क्या लिखते हैं कि यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि हम एक यूनिक सॉल्यूशन वाला
केस समझते हैं। मान लो कि पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। मैंने आपसे बोला कि आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो मैंने देखा कि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो यदि आपको x को एलिमिनेट करना है तो आपको दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप ऐसा करोगे तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। यदि आपको y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है तो पहली इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे और दूसरी इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन देखते हैं क्या बन रही है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 6 12। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपकी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने लिख लिया। अब उसके बाद में आपको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया। ये प्लस ये माइनस दोनों कट गए, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का y आएगा इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां पर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में आपको सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड है वैसे कि आप x का कोफिशिएंट सेम कर दो या y का कोफिशिएंट सेम कर दो और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। पहली इक्वेशन में से दूसरी को सबट्रैक्ट कर दो। तो यदि आपने x का कोफिशिएंट सेम बनाया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, यदि आपने y का कोफिशिएंट सेम बनाया तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। तो मैं पहले तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 से, पेज नंबर 56, एग्जांपल 13। देखो वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनने के बाद में उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बट जब वर्ड प्रॉब्लम है तो उससे आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इक्वेशन सही बना ली तो उसके बाद में फिर x और y की वैल्यू निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। उसने क्या बोला है कि द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, एक 2-digit का नंबर है, उसका सम किसके साथ में, जब हम उस 2-digit के नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो जो नया नंबर बनेगा, तो पुराना वाला नंबर और उस नए नंबर का सम कितना है 66 है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आपके पास में एक 2-digit का नंबर है 23, तो उसने क्या बोला है कि इस 2-digit नंबर का सम किसके साथ में, इसकी डिजिट्स को जब हम रिवर्स कर देंगे तो जो नंबर बनेगा, यदि मैं डिजिट को रिवर्स कर देता हूं तो 3 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा। तो 2-digit का जो नंबर है इसका सम किसके साथ में, जो नया नंबर बनेगा ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो जब हम ऑर्डर ऑफ डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नया नंबर क्या बनेगा 32। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर था और रिवर्स करने पर जो नंबर बना है उन दोनों का सम उसने दिया हुआ है, और वो सम कितना दिया है 66। अभी तो इस केस में 55 आएगा सम, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। तो वहां पर आपको एक 2-digit का नंबर है,
उसका सम किसके साथ में, जो रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा उसके साथ में सम कितना है, 66 है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या दिया है आगे, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो नंबर है जैसे कि यहां पर हम देखें 32 हमने नंबर लिया था, तो यहां पर दोनों डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है, 1 का। पहली डिजिट में से मैं दूसरी डिजिट को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 1 का। तो वैसे ही उसने बोला है कि जो आपका नंबर है उसमें दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। उसने पूछा है कि वो नंबर फाइंड करो और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं ये भी बताओ, ठीक है। तो देखो, यदि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 32 की ही हम बात करें, तो ये वाली जो प्लेस है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस भी बोलते हैं या फिर वंस प्लेस भी बोलते हैं। और ये वाली जो प्लेस है इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, ठीक है। और जब मैंने आपसे बोला कि नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पर है 7 और टेंस प्लेस पर है 5, तो बताओ कि नंबर क्या बनेगा। तो हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख देते हैं कि यूनिट प्लेस पर 7 है, टेंस प्लेस पर 5 है, तो नंबर बनेगा 57। पर क्या आपको पता है कि नंबर का फॉर्मेशन कभी भी ऐसे नहीं होता है। ये आपने क्लास 5th या 6th में पढ़ा होगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। नंबर का फॉर्मेशन कभी भी ऐसे नहीं होता है। यदि यूनिट प्लेस पर 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, तो 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। प्लस टेंस प्लेस पर 5 है, तो टेंस प्लेस पर 5 है मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 57। इस तरीके से नंबर का फॉर्मेशन होता है। यदि मैंने आपसे बोला 263, तो इस नंबर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यूनिट प्लेस पर क्या है, 3, तो उसका मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 10 से, प्लस ये 100th प्लेस है तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 263 ही आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीज है ये हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो, यहां पर आपको नंबर बनाना है, नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा जो हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसकी यूनिट प्लेस पर, लेट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x एंड टेंस प्लेस पर है मान लो y। जो भी नंबर हम, आपका ओरिजिनल नंबर जो आप फाइंड करना चाहते हो, उसकी यूनिट प्लेस पर मैंने x मान लिया और टेंस प्लेस पर y मान लिया। तो जो आपका नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर, वो क्या बनेगा। अब कई बार आप जल्दी जल्दी में ये गलती कर देते हो कि यूनिट प्लेस पर x है तो x लिख दो, और टेंस प्लेस पर y है तो y लिख दो, तो नंबर बनेगा yx। पर नंबर yx नहीं बनेगा, yx यदि लिख दो तो yx का क्या मल्टीप्लाई, मतलब है कि y का हम x के साथ में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप वेरिएबल के टर्म्स में लिखोगे तो yx यदि लिख दिया मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम नंबर कैसे बनाएंगे, जो यूनिट प्लेस पर है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, और जो टेंस प्लेस पर है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। तो आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस x। दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल नंबर है। यहां पर जब आप y और x की वैल्यू पुट करोगे तो जो भी आएगा वो आपका ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ये आपका जो ओरिजिनल नंबर है, और रिवर्स करने पर, ये डिजिट्स को जब हम रिवर्स कर देंगे तो डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा, तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने पर जो नंबर आया, उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 66। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि रिवर्स करने पर नंबर क्या बनेगा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। यदि हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा। तो पहले यूनिट प्लेस पर x था, रिवर्स करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, y। जैसे पहले नंबर था 25,
तो रिवर्स करने पर हो गया 52। तो जो पहले यूनिट प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर आ गया, और जो पहले टेंस प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर आ गया। तो रिवर्स करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा y, और टेंस प्लेस पर आ जाएगा x। तो आपका जो नया नंबर होगा रिवर्स करने पर, न्यू नंबर, वो क्या बनेगा? तो टेंस प्लेस वाले का हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट प्लेस वाले का हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका नया नंबर है रिवर्स करने के बाद में। ठीक है, आपने ओरिजिनल नंबर भी बना लिया और रिवर्स करने पर क्या नंबर बन रहा है वो भी बना लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि आपका ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने पर जो नंबर बना है, इन दोनों का सम कितना है? 66। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 10y प्लस x, ये ओरिजिनल नंबर, और ये रिवर्स करने पर नंबर बन रहा है 10x प्लस y, इन दोनों का सम है 66। तो यहां से आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन निकाला, डिवाइड में भेज देना, तो x प्लस y इक्वल टू 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा केस आपको यहां पर दिया हुआ है। आगे उसने बोला है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, जो दोनों डिजिट है उन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। मतलब क्या है कि पहली वाली डिजिट में से दूसरी वाली डिजिट को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, या उल्टा भी हो सकता है कि y माइनस एक्स करने पर भी 2 आ सकता है। तो यहां पर दो इक्वेशन बन सकती है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस वाई इक्वल टू 2, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी वाली डिजिट बड़ी है। यदि x बड़ी हुई तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा, और यदि y बड़ा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आएगा। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, फिर इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो इक्वेशन हमने पहली तो बन गई, दूसरी इक्वेशन ये भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? पहली इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी ली x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर लो। तो क्या यहां पर कोफिशिएंट, यदि मुझे x को एलिमिनेट करना है तो क्या यहां पर मुझे कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत है? ऑलरेडी x का कोफिशिएंट सेम है। तो मैंने क्या किया? पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, साइन चेंज, x से x कट गया, ये 2y हो गया क्योंकि ये प्लस का, ये भी प्लस का, और इधर आ गया 4। तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें, उसमें नहीं पुट करना है क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया x माइनस वाई इक्वल टू 2 में, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4। पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या था? 10y प्लस x। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? तो वहां पर आप x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो 10y मतलब 10 इंटू 2 20 प्लस 4 24 बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपका ओरिजिनल नंबर 24 हो सकता है। या फिर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेता हूं। तो पहली इक्वेशन क्या है? y प्लस एक्स इक्वल टू 6, और दूसरी है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। y को एलिमिनेट कर देते हैं, ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है तो कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, साइन चेंज, ये कट गया, 2x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई 2, x की 2 आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर दो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 में, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है यहां से x और y की इस वैल्यू से यदि आप ओरिजिनल नंबर बनाओगे तो 10y मतलब कि 10 इंटू 4 40 प्लस 2 42, तो आपका ओरिजिनल नंबर बनेगा 42। मतलब आपका जो नंबर है वो 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है। दो आंसर यहां पर आएंगे। देखो आप चेक करके देखो, 24 है आपका ओरिजिनल नंबर, इसको जब मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? 42। 24 और 42 का सम करने पर 66 आएगा, मतलब हाँ पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों डिजिट का, वो कितना दिया हुआ था? 2। सही है। यदि मैं दूसरा वाला केस लेता हूं तो यहां पर नंबर क्या है? 42 है,
इसको जब मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा 24, 42 और 24 का सम निकालोगे तो 66 आएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और उसने बोला दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, तो दोनों डिजिट को माइनस करने पर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हैं 2 डिजिट नंबर वाले। तो ये यहां पर गलती हो जाती है कि जब भी आप नंबर का फॉर्मेशन करोगे, यदि आपने यूनिट प्लेस पर x माना है और टेंस प्लेस पर यदि आपने y माना है, तो नंबर का फॉर्मेशन कैसे होगा? यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस वाले डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं इसके पहले मैंने भी समझाया था, इस क्वेश्चन के पहले। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.4। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट के सारे पार्ट्स में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उसमें से करवाऊंगा, बाकी के आपको खुद से करने हैं। और यदि उसके बाद में भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का थर्ड और फर्स्ट का फोर्थ में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, या तो एलिमिनेशन से करो, या सब्स्टिट्यूशन से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, या ग्राफिकल मेथड से करो। किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा सारी मेथड से। तो आपको यहां पर एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। पहली इक्वेशन आपको दी है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। -4 इधर था, मैंने -4 को उधर लिख दिया। और दूसरी इक्वेशन दी है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। 2y उधर था, 2y को मैंने इधर ले लिया। सबसे पहले हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यदि मुझे x को एलिमिनेट करना है तो पहली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे पहली इक्वेशन में -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद साइन के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी इक्वेशन में -5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो आपकी जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? -6x माइनस प्लस 10y इक्वल टू -8, -45x प्लस 10y इक्वल टू -35। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि y के कोफिशिएंट सेम बन गए हैं, साइन भी उनका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप यहां पर साइन का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो 45 में से 6 माइनस करोगे तो 39x आएगा। ये दोनों कट गए। 35 में से आप 8 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 27 ही आएगा। हाँ, तो x इक्वल टू 27/39। 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 1 3, 3 9। तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ये जो x की वैल्यू आई है या पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो पहली इक्वेशन आपकी क्या है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू पुट करी यहां पर 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 9 3 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 27/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y। 27 माइनस 52/13 इक्वल टू 5y। एलसीएम ले लिया तो ये कितना आएगा?
25 माइनस 25 बाय 13 इंटू 5, ये 5 को इधर ले लिया इक्वल टू y, 5 5 जो 25, तो y की वैल्यू आ गई -5 बाय 13। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। वैसे सब्स्टिट्यूशन हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से, बट इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके देखते हैं, मैच करते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वही आएगा आंसर जो पहले एलिमिनेशन से जो आंसर आया वही आना चाहिए। x की वैल्यू आई थी 3/13 और y की वैल्यू आई थी -5/13। तो हम एक काम करते हैं कि पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 4 + 5y, तो x की वैल्यू आ गई 4 + 5y अपॉन 3। ये जो x की वैल्यू आई है ये दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 9x - 2y = 7। x की वैल्यू है 4 + 5y अपॉन 3 - 2y = 7। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15 - 2y = 7। तो 13y इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू आ रही है -5/13। वही वैल्यू आ रही है जो एलिमिनेशन से आ रही थी, और ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3/13। ठीक है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि आप कोई भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, इधर बाय एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, आंसर तीनों चारों मेथड से सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 4th पार्ट। 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, वो आपको खुद से करना है। फर्स्ट का 4th पार्ट बता रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन आपको दी है x/2 + 2y/3 = -1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन दी है x - y/3 = 3। आपको पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो हम एक काम करते हैं कि दोनों इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में जब आप एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 = 6, तो ये हो गया 3x, 3 2 = 6, तो ये हो गया 4y = -1। 6 को उधर भेज देंगे, तो मैं इसी यहीं पर लिख रहा हूं, 6 को जब आप उधर भेजोगे तो -6 हो जाएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 3, इसके अपॉन में 1 है, 1 3 = 3, 3x हो जाएगा ये, -y = 3 है, 3 था इधर तो 3 इधर गया, तो 3 3 = 9 हो जाएगा राइट साइड में। अब क्या मुझे यहां पर कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत है क्या? x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, साइन भी आपको देखना है, यहां पर भी प्लस का 3 है, यहां पर भी प्लस का 3 है। यदि एक जगह प्लस का 3 होता और एक जगह माइनस का 3 होता तो फिर मुझे कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ते, बट अभी मैं देख रहा हूं कि दोनों इक्वेशन में ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो मैंने पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये कट गया, ये 5y = -15, क्योंकि ये माइनस का, ये भी माइनस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई -3। ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कहीं पर भी पुट कर दो। मैं इसमें पुट कर रहा हूं, 3x - y = 9। y की वैल्यू आई है -3, तो 3x - -3 = 9, 3x + 3 = 9, 3x = 6, तो x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, और जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे तो उसमें भी आप पहले एलसीएम ले लेना, ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो,
और जिस इक्वेशन से निकाली है उस इक्वेशन में पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मान लो कि पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली है, तो वो x की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, x और y दोनों हट जाएंगे, दोनों तरफ RHS और LHS इक्वल आ जाएगा, बट x और y की वैल्यू नहीं आएगी। चाहो तो करके देखना। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। कभी भी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आती है, यदि डायरेक्ट इक्वेशन आएगी तो किस टाइप की आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस करी है जो डायरेक्ट सॉल्व करनी थी, उस टाइप की इक्वेशन बोर्ड्स में बहुत कम पूछी जाती है, पूछी ही नहीं जाती है, कभी नहीं पूछते वैसी इक्वेशन। यदि डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी तो मैं बताऊंगा लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है और आपको उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और फिर आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, उसने बोला इफ दे एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तो ही फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप इक्वेशन का फॉर्मेशन करोगे, फिर चेक करोगे कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए आप वो कैसे चेक करोगे। तो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, यूनिक सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। तो हम चेक करेंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है। यदि नो सॉल्यूशन वाला केस है तब तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब भी हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, भले इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को आपको रीड करना है, तभी आप इक्वेशन सही से बना पाओगे। अच्छे से रीड करना है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। यदि हम न्यूमरेटर किसी एक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, then the fraction reduces to 1, मतलब फ्रैक्शन घट करके कितना बन जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, उसने बोला reduces to 1, तो ऐसा नहीं कि उसमें से 1 माइनस करना है, ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला reduces to 1, मतलब घट करके कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, मतलब वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, मैंने यहां पर मान लिया कि न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, तो आपका ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, x बाय y। अब केस 1 कि यदि मैं न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन जो पहले फ्रैक्शन था वो घट करके किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। यहां से आपको मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन निकाल लो। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी x माइनस y इज इक्वल टू -2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे वो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2। वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें
तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। मतलब केस 2 क्या बोल रहा है वो कि यदि मैं सिर्फ न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में यदि आप 1 प्लस करते हो, हाँ, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपसे बोला गया है व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना है। आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x/y, तो आप x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो और यहां पुट करोगे तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? यदि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट मैंने देखा कि y के कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी। यहां पर भी y का कोफिशिएंट -1 है और यहां पर भी -1 है। तो हम एक काम करते हैं कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो दोनों कट गए क्योंकि माइनस का प्लस का कट गए। यहां पर आ गया -x इक्वल टू -3, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3। ये जो x की वैल्यू आई है ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया -3 माइनस y, सॉरी +3, x की वैल्यू आई थी +3, तो 3 माइनस y इक्वल टू -2, माइनस y इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू आ गई 5। पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोला है, आपसे बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या था x अपॉन y। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y की आई है 5। तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा ओरिजिनल फ्रैक्शन वो क्या होगा 3/5। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट है। हाँ, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन रीड करो आप तब तक। एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या दिया है 5 years ago, आज से 5 साल पहले की बात चल रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी। आज से 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का 3 टाइम्स थी। सोनू दिया हुआ है, ठीक है। 10 years later, आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले की बात बता दी, अब आज से 10 साल बाद की बात चल रही है। 10 years later, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज का डबल होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की एज कितनी है, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है? तो हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज of Noori is equal to x years and present age of Sonu is equal to y years. देखो, जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप उनकी प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो। अब उसने केस 1 क्या दिया है कि 5 साल पहले की बात चल रही है कि आज की उनकी एज है x और y, दोनों की प्रेजेंट एज। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का 3 टाइम्स थी, थ्राइस द एज ऑफ द सोनू। तो मुझे कब की बात चल रही है 5 साल पहले की, 5 years ago। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 साल पहले की नूरी की एज फाइंड करनी पड़ेगी और सोनू की एज फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर जो कंडीशन दी है वो कंडीशन हम बाद में लगाएंगे, पहले हम उनकी 5 साल पहले की एज फाइंड करते हैं। तो नूरीज एज 5 साल पहले, यदि उसकी प्रेजेंट एज x है
तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, कैसे पता लगाओगे? सोचो क्या करोगे। अपनी ही एज का एग्जांपल लो। यदि आज आप 15 साल के हो तो आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करोगे, आपकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दोगे। 15 साल के यदि आप आज हो तो 5 माइनस करने पर आपकी 5 साल पहले की एज आ जाएगी, 10 इयर्स। तो वैसे ही नूरी की प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5। और सोनू की कितनी थी, y माइनस 5। दोनों की 5 साल पहले की एज आ चुकी है। अब उसने क्या बोला है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो किसके इक्वल थी, सोनू की एज के थ्राइस, 3 टाइम के इक्वल थी। मतलब ये वाली जो एज है ये सोनू की एज के 3 टाइम्स के इक्वल है। मतलब कि x माइनस 5 किसके इक्वल थी, इस एज के 3 टाइम्स के इक्वल थी। मतलब कि सोनू की एज में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगी, नूरी की एज के इक्वल आएगी। 5 साल पहले की बात चल रही। तो यहां से पहली इक्वेशन बन गई, x minus 3y is equal to minus 10. This is your first equation. ठीक है। अब दूसरी केस, सेकेंड केस क्या दिया हुआ है, 10 years later, आफ्टर 10 years, 10 साल बाद की बात चल रही है। आज से 10 साल बाद की, आज से 5 साल पहले की बात हमने कर ली, अब आज से 10 साल बाद की बात। तो आज से 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, नूरी की प्रेजेंट एज है x, तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। कई बार आप गलती करते हो 10x लिख देते हो, 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 प्लस करेंगे। यदि आज आपकी एज 15 है तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो 15 प्लस 10 करोगे 25 आएगी, कि 15 इंटू 10 करोगे। यदि 15 इंटू 10 करोगे तो 150 आ जाएगा। क्या 10 साल बाद आप 150 ईयर्स के होंगे, नहीं। ठीक है। वैसे ही सोनू की एज कितनी होगी, y प्लस 10। अब आपको क्या कंडीशन दी है कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज का डबल होगी। मतलब कि दिस एज, नूरीज एज इज ट्वाइस सोनूज एज, इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी सोनूज एज। तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी x प्लस 10 इक्वल टू, क्या दूसरी इक्वेशन हो गई 2y प्लस 20। तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y इक्वल टू 10। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। क्या मुझे यहां पर कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत है, x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, ये दोनों कट गए, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। मतलब कि सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 इयर्स। इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 50 आ गया। मतलब कि नूरी की प्रेजेंट एज है 50। देखो हम चेक करते हैं कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। 5 साल पहले की बात करते हैं, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, 45। ये नूरी की एज, और सोनू की एज कितनी होगी, 15। अब उसने क्या बोला है कि नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम्स है। यानी मैं सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 ही आएगा। और दूसरा केस क्या बोला है, 10 साल बाद की बात। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, 60, और इसकी एज कितनी होगी, 30। तो 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का डबल होगी। 30 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं 60 आएगा। मतलब कि हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आपने सही से समझा तो आपकी इक्वेशन सही बनेगी, और यदि आपने इक्वेशन सही बना ली तो उसके बाद में सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा, आंसर सही आएगा। बट यदि आपने कहीं पर इक्वेशन ही गलत बना दी तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का, एज बेस्ड क्वेश्चन। एज क्या, डिजिट 2 डिजिट नंबर वाला। द सम
ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी दोनों डिजिट का सम, जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, इन दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, वो जो 2 डिजिट का जो नंबर है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जब रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल है। फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, मैंने मान लिया कि यूनिट प्लेस पर है x और टेंस प्लेस पर है y। तो सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जो यूनिट प्लेस पर है उसका 1 से मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू 1 x आएगा, और जो टेंस प्लेस पर है उसका 10 से मल्टीप्लाई, तब जाकर के आपका नंबर बनेगा। ठीक है। और यदि हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा वो भी निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया ऑन रिवर्सिंग। तो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा y और टेंस प्लेस पर आ जाएगा x। दोनों रिवर्स कर दिए, जो यूनिट प्लेस पर था वो टेंस पर आ गया, जो टेंस प्लेस पर था वो यूनिट पर आ गया। तो अब आपका जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? तो टेंस प्लेस का 10 से मल्टीप्लाई और वंस प्लेस का 1 से मल्टीप्लाई, 10x प्लस 5। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9। तो पहली इक्वेशन तो हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और आगे क्या दिया है कि 9 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। आपका जो ओरिजिनल नंबर है, जो पहले वाला नंबर था, उसका 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब कि ये वाला जो नंबर है इसका 9 टाइम्स करने पर वो किसके इक्वल आएगा? जो रिवर्स करने पर जो नंबर आया उसके 2 टाइम्स के इक्वल आएगा। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इसको आप सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बना लो। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है। तो यहां से आपको 2y इधर आया, 88y, 20x इधर आया, तो माइनस 11x इक्वल टू 0। ठीक है। तो यदि मैं 11 कॉमन निकाल लूं तो आपकी इक्वेशन बनेगी 8y माइनस x इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाला, उधर भेज दिया, डिवाइड में 0 हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूं, माइनस एक्स आ गया प्लस 8y को पीछे लिख लिया इक्वल टू 0। क्या यहां पर कोई भी कोफिशिएंट सेम है? क्या नहीं है। यहां पर 1 है और यहां पर -1 है, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। हम एक काम करते हैं, पहली x के कोफिशिएंट को हम सेम बना रहे हैं। तो पहली इक्वेशन में मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पर -1 है, और दूसरी इक्वेशन में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? -x माइनस वाई इज इक्वल टू -9, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? -x प्लस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज, ये दोनों कट गए, माइनस का प्लस का कट गए, ये -9y इज इक्वल टू -9। तो y की वैल्यू आ गई 1। y की जो वैल्यू आई है वो आप इसमें पुट कर दो 8y माइनस x इक्वल टू 0 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। आपको नंबर फाइंड करना था, ओरिजिनल नंबर, आपका जो नंबर है, तो नंबर क्या था? 10y प्लस x। इसमें y और x की आप वैल्यू पुट कर दो,
तो 10 प्लस 8 18 आएगा आपका नंबर। तो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो बड़े आसान क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं समझने के बाद में भी नहीं बनेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में गई, 2000 रुपीज उसको विड्रॉ करने थे। विड्रॉ करने मतलब कि निकालने थे। डिपॉजिट करना मतलब कि जमा करना, और विड्रॉ करना मतलब कि निकालना। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। और उसने कैशियर को क्या बोला कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए, और जो 2000 रुपीज चाहिए उसमें से 50 के और 100 रुपए के ही नोट होने चाहिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे दिए, और टोटल अमाउंट दे दिया 2000 रुपए। उसने जब नोट गिने तो उसके पास में 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट थे। जब उसने नोट गिने तो उसके पास में टोटल कितने नोट थे? 25 नोट्स थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो आपको फाइंड करना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to X and number of ₹100 notes is equal to Y। ठीक है, 50 रुपीज के X नोट और 100 रुपीज के कितने नोट? Y नोट्स। और आपको ये दिया हुआ है कि टोटल नोट कितने थे? 25। टोटल अमाउंट तो था 2000। टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल नोट्स। तो X नोट थे 50 रुपए के, Y नोट थे 100 रुपीज के। तो टोटल नोट मतलब X प्लस Y इज इक्वल टू 25। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। टोटल नोट कितने दिए? 25 नोट्स। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? X प्लस Y इक्वल टू 25। अब ये भी दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना था? 2000 रुपीज। मैंने आपसे बोला 50 रुपए के 2 नोट, तो कितने रुपए होंगे? 100 रुपीज। 50 इंटू 2 100 आएगा। मैंने बोला 50 रुपए के 5 नोट, कितने रुपए होंगे? तो आप क्या करोगे? 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 250 रुपीज हो जाएंगे। तो वैसे ही 50 रुपए के कितने नोट्स? X। तो कितना अमाउंट होगा ये? तो 50 का X से मल्टीप्लाई कर दो, 50X। और 100 रुपीज के Y नोट, तो ये कितना अमाउंट होगा? 100Y। और ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल था? 2000 के। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया? यदि 50 रुपए के 3 नोट है तो मैं 50 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितना अमाउंट होगा? 150। तो वैसे ही 50 रुपए के कितने नोट है? X। तो 50 रुपए से कितना अमाउंट बनेगा? 50X। और 100 रुपीज की Y नोट है, तो 100 रुपीज से कितना अमाउंट बनेगा? 100Y। और इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 2000। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। पहली इक्वेशन में आपने 50 का मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन में आपने 1 का मल्टीप्लाई किया। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, ये कट गया। ये माइनस का 50y आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का। और इधर आएगा आपका माइनस 750। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 15। और ये y की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो।
तो x की वैल्यू आएगी 10। मतलब 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट। देखो 2000 आ रहा है कहीं। 50 रुपए के 10 नोट मतलब 500 रुपए तो ये हो गए, और 100 रुपए के कितने नोट? 15, तो 1500 रुपए ही हो गए। दोनों का टोटल करोगे तो 2000 भी आ रहा है। मतलब कि आपने जो फाइंड किया है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आगे करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले वाली एक्सरसाइज में भी कर चुके हो, जो टैक्सी वाला हमने क्वेश्चन किया था कि एक टैक्सी है, वो एक फिक्स चार्ज लेती है और पर किलोमीटर का भी कुछ चार्ज लेती है। ये आपको दिया हुआ था, आपको इक्वेशन बनानी थी और सॉल्व करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था वहां पर। तो फिफ्थ पार्ट में बता रहा हूं आपको। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है, लेंड करती है, मतलब कि उधार पे देती है बुक्स, रेंटेड बुक्स देती है। तो जो लाइब्रेरी है उनका सिस्टम क्या है कि पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा। मतलब कि मान लो मैंने 10 दिन के लिए बुक ली और मैंने बोल दिया कि फिक्स चार्ज 3 दिन का फॉर 3 days है, मान लेते हैं 5 रुपीज, और उसके बाद में हर दिन का पर डे चार्ज मान लो 2 रुपए है। मैंने 10 दिन के लिए बुक ली है, तो पहले 3 दिन के तो कितने लगेंगे? 5 रुपीज। पर डे का 5 रुपीज नहीं है, पहले 3 दिन का। पहले 3 दिन का कितना लगेगा? 5 रुपए। मतलब पहले 3 दिन का 5 रुपए लग गया। अब बचे कितने? 7 डेज। टोटल 7 डेज थे, 7 डेज में से 3 डेज का तो 5 रुपीज हो गया और बचे 7 दिन। अब 7 दिन का पर डे के हिसाब से 2 रुपीज, तो 7 2 14, मतलब टोटल मुझे 19 रुपीज पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? कि पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है और उसके बाद में पर डे चार्ज लगेगा। ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 days बुक रखी और उसको कितना पे करना पड़ा? 27 रुपीज 7 दिन का। तो देखो 7 दिन है, 7 days, उसको यदि मैं डिवाइड करूं तो पहले 3 दिन का फिक्स, ये फिक्स लगेगा 3 दिन का, और बचे 4 दिन का फिर अलग से लगेगा पर डे। ठीक है। वैसे ही सुशी पेड ₹21 फॉर दी बुक शी केप्ट फॉर 5 days, और उसने 5 दिन के लिए बुक रखी और उसको 21 रुपीज पे करने पड़े 5 दिन के। तो 5 दिन में भी पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज और बचे हुए 2 दिन का पर डे के हिसाब से लगेगा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। आपको फिक्स चार्ज भी फाइंड करना है। हमने फिक्स चार्ज मान लिया ₹X और पर डे का चार्ज मान लिया ₹Y। अब पहली इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन 7 डेज के लिए बुक रखी थी और उसका पे करना पड़ा 27 रुपीज। 7 में से पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा, मतलब X रुपीज। पहले 3 दिन का तो X रुपीज ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि 3X हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे 3 दिन का मिला करके फिक्स चार्ज कितना है? X। पहले 3 दिन का, तो पहले 3 दिन का X रुपीज, बचे हुए 4 दिन और हर दिन का Y रुपीज, रिमेनिंग डेज का तो 4Y। पहली इक्वेशन हो गई है, टोटल 27। सुशी ने 5 डेज के लिए बुक रखी है, पहले 3 दिन का X रुपीज, बचे 2 दिन का Y रुपीज के हिसाब से 21। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है। 2y = 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। और ये जो y की वैल्यू आई है, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो।
3 4 12 इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू आएगी 15। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज है और जो पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपीज है। मतलब पहले 3 दिन का 15 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। और उसके बाद में पर डे का कितना लगेगा, 3 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उसकी आप वापस से प्रैक्टिस करो। उसके बाद में भी यदि कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। इसके अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड समझेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और उससे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब तक आप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे आप सॉल्व करो। इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।